ड्रीम आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यानी कि सॉलिड स्टेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। जो आपको ऑप्शन दिया है यहाँ पर, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है वह अक्रिस्टलीय ठोस है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन है आपका हीरा, ग्रेफाइट, कांच, साधारण नमक। तो देखिए यहाँ से अक्रिस्टलीय ठोस यहाँ से पूछ रहा है, तो अक्रिस्टलीय ठोस इसमें क्या हो जाएगा, तो अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा आपका कांच हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या हो जाएगा यहाँ से, तो अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा आपका कांच। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। जो आपका HCP होता है, HCP का पूरा नाम क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। H से होता है आपका हेक्सागोनल, C से होता है क्लोज और P से होता है पैकिंग। यानी कि षष्ठकोणीय क्लोज पैकिंग जो होता है उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, 6 होती है, 12 होती है या 7 होती है। तो जो आपका HCP है, HCP में परमाणुओं की संख्या टोटल कितना होता है, तो परमाणुओं की संख्या टोटल आपका 6 होता है। यानी कि ऑप्शन जो होगा आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसमें फ्रेंकल दोष पाया जाता है। यानी कि जो फ्रेंकल दोष है, फ्रेंकल दोष किसमें पाया जाएगा, NaCl है, KCl है, AgBr है और CHCl है। तो ये जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इस ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन जो आपका यौगिक है जिसमें आपका फ्रेंकेल दोष पाया जाता है। तो ये है आपका AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ये दोनों फ्रेंकेल हो चाहे शॉर्टकी हो, दोनों में जो होता है ये आपका कॉमन है। AgBr ये दोनों दोष पाया जाता है, इसमें फ्रेंकेल भी और शॉर्टकी भी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आपका कि FCC जालक में इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है। यानी कि जो FCC जालक होता है उसके एक इकाई सेल में जो टोटल परमाणु की संख्या होती है वह कितनी होती है। यही क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया है। तो देखिए FCC जो जालक होता है, FCC जालक में अगर हम बात करेंगे परमाणु की संख्या का, तो टोटल परमाणु की संख्या कितना होता है, तो उसमें 4 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में शॉर्टकी दोष जो है वो किसके कारण होता है। यानी कि जो शॉर्टकी दोष है वो शॉर्टकी दोष के कारण क्या है। धनायन की अनुपस्थिति है कि ऋणायन की अनुपस्थिति है, कि धनायन ऋणायन के जोड़े की अनुपस्थिति है, या अंतराकाशी के जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके कारण ये होता है। तो ध्यान रखिए, जो शॉर्टकी दोष होता है, शॉर्टकी दोष में क्या होता है कि जो भी निर्धारित स्थान होता है धनायन और ऋणायन का, उसमें से एक धनायन और एक ऋणायन जो होता है अपने निर्धारित स्थान से गायब हो जाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा कि इसमें क्या होता है का आपका एक धनायन और एक ऋणायन, यानी कि धनायन और ऋणायन के जो जोड़ी होता है वो अनुपस्थित रहता है, गायब हो जाता है, जिसके कारण शॉर्टकी दोष उत्पन्न होता है। और शॉर्टकी दोष के बारे में बता दें कि जैसे आपको यहाँ पे आकृति में दिखाया भी गया है, जैसे यहाँ से मान लीजिए कि एक धनायन और एक ऋणायन जो है गायब हो गया है, तो उसके बाद इसका जो रिक्त स्थान जो स्थान होता है वो खाली हो जाता है, और खाली होने के चलते इसका डेंसिटी जो होता है वह लो होता है। मतलब इसके घनत्व जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है, और घनत्व परिवर्तित होकर के घनत्व इसका घट जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व जो होता है वह घट जाता है, तो शॉर्टकी दोष हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 6ठा नंबर कि BCC इकाई सेल में खाली जगह का प्रतिशत होता है। यानी कि देखिए जो BCC इकाई सेल होता है, उस BCC इकाई सेल में आपको बताना है कि जो खाली स्थान होता है उसका प्रतिशत कितना होता है। ठीक है, तो जो आपका BCC है, BCC में खाली स्थान कितना होता है, तो ये होता है 32%। यानी कि इसमें क्या होता है कि 68% जो होता है आपका जगह जो होता है पूरा का पूरा भरा रहता है। इसमें 32% जो जगह होता है वह खाली रहता है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है आपका 7वां
तो अगला प्रश्न जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्रोमियम ऑक्साइड। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, अगला प्रश्न है यहाँ से कि क्रिस्टल जालक में आयोडीन अणु बंधे होते हैं। जो क्रिस्टल जालक होता है, क्रिस्टल जालक में जो आयोडीन होते हैं वो बंधे होते हैं किस बल के द्वारा। तो देखिए आयोडीन जो होते हैं वह लंदन बल जो होता है काफ़ी कमज़ोर बल है, उस बल के द्वारा ये जो आपका दिख रहा है ना यहाँ पर इंटरेक्शन होता है ये लंदन बल के द्वारा, और ये इंटेक्ट करके जो भी I2 के जो अणु होते हैं, आयोडीन के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से क्लोज होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। तो यानी कि जो भी आपका आयोडीन के अणु होता है क्रिस्टल में, वो सभी के सभी जो होता है लंदन बल के द्वारा जो था वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कर रहा है कि NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। यानी कि जो आपका NaCl है, NaCl की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है, BCC, FCC, SCC या HCP। तो देखिए जो भी आपका क्रिस्टल होता है NaCl का, उस NaCl क्रिस्टल की जो संरचना होती है वो बिल्कुल FCC के जैसा होता है, जो कि आपको यहाँ पे आकृति में दिखाया भी गया है। ठीक है। एफसीसी में क्या होता है कि हर एक फलक के, तो यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि हर एक जो फलक है, हर एक फलक के केंद्र पर जो है आपको एक एक कण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो एफसीसी में यही होता है कि हर एक फलक के केंद्र पर जो होता है एक एक कण उपस्थित रहते हैं। तो NaCl क्रिस्टल की संरचना किस प्रकार का हो जाएगा, तो एफसीसी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 10वां नंबर। कह रहा है कि इसमें कि किस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है। तो अभी जस्ट समझाए थे कि ये हो जाएगा आपका शॉटकी दोष। शॉटकी दोष में आपका एक धनायन और एक ऋणायन अपने निर्धारित स्थान से गायब हो जाते हैं, और जिसके कारण इनकी जो डेंसिटी होती है, इनके जो घनत्व होता है वह कम हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर आपका शॉटकी दोष हो जाएगा। शॉटकी दोष के कारण ही क्रिस्टल के घनत्व जो होता है वह कम हो जाता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। 11 नंबर बोल रहा है आपको यहाँ से कि जो भी n प्रकार के अर्धचालक होते हैं, तो n प्रकार के अर्धचालक में n प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उसमें सिलिकॉन में मिलाई जाने वाली n प्रकार के जो आपका अर्धचालक है उसको प्राप्त करना है, तो सिलिकॉन में मिलाई जाने वाली जो अशुद्धियाँ होती है, उस अशुद्धियों की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है। यानी कि वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे पूछा गया है वो कितना होता है। तो देखिए जैसे इन प्रकार का बात करते हैं, तो इन प्रकार सिलिकॉन से उच्च वाले जो भी होते हैं, मतलब उच्च वर्ग वाले जो भी तत्व होते हैं, उनमें से किसी भी एलिमेंट को यहाँ पर ला करके मिलाया जाता है, तब ये n प्रकार के बनता है। यानी कि हम बात करते हैं सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन जो है आपका आपका 13वां सिलिकॉन जो होगा आपका 14वां वर्ग का तत्व है को मिलाना होता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या करना है, 15वां वर्ग का कोई भी एलिमेंट ला करके हम लोग को मिलाएंगे। और 15वां वर्ग के एलिमेंट में हम लोग जनरली जानते हैं कि उसके वैलेंसी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि ए कोनों पर और बी फलक केंद्र पर है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। मतलब यहाँ पर जो बोला गया है कि कोई भी क्रिस्टल है वो उसमें जो ए है वो सभी के सभी कोनों पर उपस्थित है, और बी के बीच जो है वो सभी फलक के केंद्र पर है, तो उस यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा। ठीक है। तो उस यौगिक का सूत्र यहाँ से क्या बनने वाला है, तो उस यौगिक का जो सूत्र बनने वाला है वह हो जाएगा आपका AB3। यानी कि ये AB3 प्रकार के जो होते हैं वो क्रिस्टल की मतलब कि यौगिक का निर्माण करते हैं। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर कि सीजियम क्लोराइड संरचना में सीजियम आयन की समन्वयन संख्या क्या होगी। यानी कि जो सीजियम क्लोराइड होता है, सीजियम क्लोराइड की संरचना में हम बात करते हैं सीजियम के, तो सीजियम आयन की जो समन्वयन संख्या होती है वो कितनी होती है, यही क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया है। तो देखिए समन्वयन संख्या का मतलब होता है कि कोई भी कण है और उसको मतलब जो भी क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में मान लीजिए कि यहीं पर ये सीजियम आयन है, तो सीजियम आयन को
आसपास में जितने कण जो होंगे वो टच करेंगे, उस कणों की संख्या को बोला जाएगा यहाँ पर समन्वयन संख्या। तो देखिए यहाँ पर सीजियम का हम बात करते हैं तो क्लोरीन यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, फिर यहाँ से, मतलब कि ये बीच में रहता है और चारों तरफ से जो होता है ऊपर से 4 कण और नीचे से 4 कण जो होते हैं इसे टच करता है, यानी कि टोटल इसके टच करने वाले कणों की संख्या 8 हो जाएगा, इसलिए इसका समन्वयन संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि कण जितने टच करते हैं वही इसका समन्वयन संख्या कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क ठोस है? ठीक है, नेटवर्क ठोस आपको पूछा गया यहाँ पर कि कौन जो होगा वह नेटवर्क ठोस होगा, ठीक है? तो नेटवर्क ठोस जिसको आपको सहसंयोजक ठोस भी कहा जाता है, तो नेटवर्क ठोस क्या हो जाएगा यहाँ से? तो ये हो जाएगा आपका हीरा। हीरा जो होता है यहाँ से नेटवर्क ठोस होता है, चूँकि ये SO2 जो होगा, SO2 तो आपका गैस होता है, ठीक है? आयोडीन होगा, ये आपका क्या हो जाएगा? I2 है, तो ये हो जाएगा आयोडीन, और यहाँ पे जल जो है ये जो हो जाएगा आपका, तो ये तो ठोस होगा ही नहीं, तो यहाँ पे हीरा जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर, जो नेटवर्क ठोस के अंतर्गत आता है। और ये जो I2 जो है, I2 को हम लोग क्या बोलते हैं? आणविक ठोस बोलते हैं, ठीक है? ये SO2 गैस हो जाएगा, I2 जो होगा ये आणविक ठोस हो जाएगा, H2 अगर शुष्क रहता तो ये आणविक ठोस होता, लेकिन H2O केवल दिया हुआ है तो ये जल हो जाएगा, ये ठोस होगा ही नहीं, तो आपका ऑप्शन जो होगा हीरा, यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, कुल ब्रेबेज चालकों की संख्या कितनी होती है? तो जो ब्रेबेज चालक होते हैं उसकी संख्या टोटल कितनी होती है? 14 होती है, ठीक है? उसकी संख्या टोटल 14 हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दिखाया भी गया है, ठीक है? यहाँ से टोटल आपको टोटल जो आपका मतलब होता है ब्रेबेज चालक की संख्या वो 14 होता है, जिसमें से 3 क्यूबिक होता है, 2 जो होता है आपको यहाँ से टेट्रागोनल हो जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक का बात करते हैं तो ये आपका 4 हो जाता है, हेक्सागोनल का बात करते हैं तो 1 होता है, फिर एक ट्राइगोनल होता है, एक मोनोक्लिनिक 2 मोनोक्लिनिक होता है और एक ट्राइक्लिनिक होता है, और इस प्रकार टोटल ब्रेबेज जाला की हम संख्या का बात करेंगे तो वो टोटल कितना हो जाता है? 14। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है आपका कि जो जिंक सल्फाइड होता है ZnS में जिंक के समन्वयन संख्या कितना होता है? यानी कि जो आपका ZnS होता है, ZnS में आपका जो जिंक होता है उसकी समन्वयन संख्या कितनी होती है? तो जिंक की समन्वयन संख्या कितना हो जाएगा? तो देखिए, जैसे स्पष्ट आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पर एक जिंक के कण को अगर हम देखते हैं तो एक कण इधर से अटैच है, एक कण इधर से अटैच है, एक कण इधर से अटैच है और एक कण इधर से अटैच है, मतलब एक जिंक को टोटल 4 कण जो होते हैं वह सल्फर के टच करते हैं। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड में जो आपका जिंक है उसका समन्वय संख्या कितना हो जाएगा? तो समन्वय संख्या उसका 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो क्लियर है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है आपका, अगला प्रश्न है 17 नंबर कि शुष्क बर्फ जो है वह किस प्रकार का ठोस है? अभी तो जस्ट आपको समझाए थे, जो आपका शुष्क बर्फ होगा वह शुष्क बर्फ किस प्रकार का ठोस होगा? तो ये हो जाएगा आपका आणविक ठोस, ठीक है? आणविक ठोस हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपका आणविक ठोस होता है, इस आणविक ठोस के जो कण होते हैं वह एक दूसरे से परस्पर किस बल के द्वारा जुड़े होते हैं? जो भी आणविक ठोस होता है, आणविक ठोस में जो भी कण होते हैं ठोस के, वह एक दूसरे से क्या होते हैं कि जो आपका वांडर वाल बल होता है उसके द्वारा जुड़े होते हैं। वैसा ही आयनिक बल आयनिक जो आपका क्रिस्टल होता है उसमें सभी जो कण होते हैं वो आयनिक बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। धात्विक में जो होता है वह धातुई बंधन होता है, और सहसंयोजक में जो होता है वह सहसंयोजक बंधन होता है। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हम लोग का 18 नंबर कि जो सरल घनीय यानी कि SSC सेल होता है उसमें संकुलन क्षमता कितनी होती है? जो आपका SCC होगा उस SCC का जो संकुलन क्षमता यानी कि कितना परसेंट जो होता है वह भरा हुआ रहता है? तो कितना परसेंट भरा रहता है? तो वो जो रहता है आपका लगभग 52% के आसपास, यानी कि 52.4% के आसपास जो होता है वह भरा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे अति शीतलित द्रव कहा जाता है? ठीक है, बर्फ को कहा जाएगा, कांच को कहा जाएगा, पारा या ग्रेफाइट, किसको कहा जाएगा? अति शीतलित द्रव। तो देखिए
ये हो जाएगा आपका आंसर कांच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जाता है कि जो कांच हो जाएगा यही हो जाएगा आपका अति शीतलित द्रव। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि जो फ्रेंकेल दोष में धनायन कहाँ उपस्थित रहता है। जो आपका फ्रेंकेल दोष होता है, फ्रेंकेल दोष में जो धनायन होता है वो धनायन कहाँ उपस्थित रहता है। तो देखिए फ्रेंकेल दोष में होता क्या है कि जो भी धनायन, मान लीजिए कि यहाँ पर धनायन था, यहाँ से निकलता है और जो भी अंतराकाशी बीच में जो रिक्त स्थान होता है वहीं पे जाकर के फंस जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये अंतराकाशी। अंतराकाशी कहने का मतलब कि जो अंदर स्थान खाली रहता है कणों के बीच में, उस खाली स्थान में जाकर के ये फंस जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा कि फ्रेंकेल दोष में जो धनायन होता है वह कहाँ उपस्थित रहता है, तो वो जाकर के जो अंतराकाशीय स्थान होता है उसी में फंस जाता है, वहीं पर उपस्थित रहता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर। अगला प्रश्न क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर की बीसीसी संरचना में समन्वयन संख्या कितनी होती है। जो आपका बीसीसी संरचना होता है, बीसीसी संरचना में जो समन्वयन संख्या होता है वह कितना होता है। तो बीसीसी संरचना में समन्वयन संख्या कितना हो जाएगा, तो इसके पहले भी देखे थे हम लोग, बीसीसी संरचना में समन्वय संख्या 8 होता है। जैसे किस प्रकार से होता है उसको भी देख लेते हैं। बीसीसी संरचना में क्या होता है कि एक बॉडी के सेंटर पर जो आपका केंद्र होता है पिंड का, उस पर एक कण उपस्थित रहता है यहाँ पर, और इसको 4 कण जो होंगे वो ऊपर से अटैच करेंगे और 4 कण जो होंगे वो नीचे से अटैच करेंगे, और इस प्रकार इसका समन्वय संख्या टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 8 जो होगा सी जो होगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न है आपका यहाँ से 22 नंबर की जो ब्रैग समीकरण है, ब्रैग समीकरण क्या होता है। ब्रैग समीकरण आपको यहाँ से पूछा गया है। तो ब्रैग समीकरण जो ब्रैग है, ब्रैग का इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया है। तो ब्रैग का इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ब्रैग का इक्वेशन यही होता है एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। यही होता है आपका एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। क्लियर है, चलिए क्लियर है तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। 23 नंबर क्या कहता है, 23 नंबर है आपका कि एफसीसी जालक में संकुलन क्षमता का मान कितना होता है। जो आपका एफसीसी जालक होता है, एफसीसी जालक में संकुलन क्षमता कितना होता है, तो ये सबसे ज़्यादा होता है आपका कितना, 74%। जो आपका एफसीसी होता है, अभी हम लोग देखे थे ना एससीसी में, तो एससीसी में कितना होता है 52.4। ये जो है आपका ये किसका दिया हुआ है, तो ये एससीसी का दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट जो आपका एससीसी का है, ये जो आपका 68 है ये दिया है किसका, बीसीसी का। ठीक है, ये बीसीसी का हो जाएगा, और ये जो आपका एफसीसी है, एफसीसी में कितना हो जाएगा, तो 74% हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की क्रिस्टल संरचना कैसी होती है। जो ग्रेफाइट होती है, ग्रेफाइट की क्रिस्टलीय संरचना जो होती है वो किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो जैसे आपको आकृति में यहाँ पर दिखाया गया है, ये बिल्कुल किस प्रकार का दिखेगा, तो ये हेक्सागोनल दिखेगा, षटकोणीय। ठीक है, तो जो भी ग्रेफाइट होती है, ग्रेफाइट की संरचना किस प्रकार का होता है, तो षटकोणीय, याद रखना है आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। 25 नंबर कह रहा है कि जो आपका NaCl होता है, NaCl में जो क्लोरीन आयन की व्यवस्था होती है वो किस प्रकार की होती है। यानी कि NaCl होगा, NaCl में जो क्लोरीन आयन होता है उस क्लोरीन आयन की व्यवस्था किस प्रकार की होती है। तो NaCl की संरचना जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार से होगा, यानी कि FCC हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। अगला प्रश्न कहता है कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होती है उसके चुंबकीय क्षेत्र द्वारा होते हैं। यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा होते हैं। जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वह चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या होते हैं, प्रबल आकर्षित होते हैं कि दुर्बल आकर्षित होते हैं कि प्रतिकर्षित होते हैं कि अप्रभावित होते हैं। यही क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया है। तो देखिए जो आपका 26 नंबर है, अनुचुंबकीय जो भी पदार्थ होगा वो कोई भी चुंबकीय क्षेत्र होगा उसे क्या होगा, बिल्कुल जो होगा वह दुर्बल आकर्षित होगा। ठीक है, ये मतलब कि वह प्रबल आकर्षित नहीं करेगा, थोड़ा बहुत जो होता है वो आकर्षित करता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर कि विषम लंबाक्स क्रिस्टल के लिए सही संबंध कौन सा दिया गया है। जो विषम लंबाक्स होता है उसके लिए सही संबंध क्या होगा। तो देखिए, नाम ही है विषम। विषम में क्या होता है कि कोई भी चीज इसमें बराबर नहीं होता है। तो विषम लंबाक्स जहां पर होगा वहां पर ना मतलब तीनों जो आपका साइड रहता है ए बी और सी, वो तीनों के तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है, मतलब विषम होता है, कोई किसी से बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार जो आपका ऑप्शन नंबर बी जो दिया है ये करेक्ट हो जाएगा कि ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी। ए बी सी और तीनों के तीनों जो होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर कि जो क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज किस प्रकार का ठोस है। क्वेश्चन आपको पूछा गया यहाँ से कि जो क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज किस प्रकार का ठोस होता है। तो देखिए, जो क्वार्ट्ज होता है वो क्वार्ट्ज किस प्रकार का ठोस हो जाएगा। तो ये जो होगा आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है। ऑप्शन आपका ए जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है किस प्रकार का ठोस होता है, तो क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्लियर है। तो क्लियर है, तो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर कि त्रिज्या अनुपात बढ़ने पर समन्वय संख्या क्या होता है। मतलब कोई भी क्रिस्टल है उसमें त्रिज्या का अनुपात अगर बढ़ाया जाता है तो जो समन्वय संख्या होता है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। समन्वय संख्या बढ़ जाएगा कि घट जाएगा कि स्थिर हो जाएगा कि शून्य हो जाएगा, यही क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया है। तो देखिए, जिस प्रकार से त्रिज्या का अनुपात हम लोग बढ़ाते हैं उसमें समन्वय संख्या बढ़ जाता है। जैसे आपको एक छोटा सा आकृति के द्वारा समझाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर केटायन है, ठीक है, और इसके त्रिज्या छोटा है, तो यहाँ पर अभी इसको चार जो एनायन है उसको टच करके रखा है। जैसे इसका हम लोग क्या करते हैं, साइज बढ़ाते हैं। त्रिज्या का अनुपात बढ़ाने का, त्रिज्या का बढ़ाने का मतलब क्या है, उसका साइज बढ़ाना है। जैसे साइज बढ़ाए तो यहाँ पर देखिए अब क्या है कि आपको यहाँ पे पहले 4 ही थे, अब जो यहाँ पर 8 जो एनायन है वो इसको टच कर लिया है। तो इसका समन्वय संख्या पहले 4 था, अब कितना हो गया है, 8 हो गया। मतलब जिस प्रकार से साइज बढ़ाते जाएंगे उसको टच करने वाले जो कणों की संख्या होती है वो बढ़ती चली जाती है। मतलब आप क्या कह सकते हैं कि जो कोई भी क्रिस्टल है उसकी अगर त्रिज्या हम लोग बढ़ाते हैं तो त्रिज्या बढ़ाने पर उसके समन्वय संख्या भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है। तो समन्वय संख्या भी जो होगा इसका बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका ये जो पी प्रकार के अर्धचालक है उसमें मुख्य आवेश वाहक होते हैं। यानी कि जो पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं उसमें मुख्य आवेश के वाहक होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होंगे, होल्स होंगे, आयन होंगे या प्रोटॉन होंगे। यानी कि जो पी प्रकार के अर्धचालक है उसमें मुख्य आवेश का वाहक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, होल होता है, आयन होता है या प्रोटॉन होता है। तो उसमें क्या होता है, कोटर यानी कि होल जो होता है, होल के द्वारा ही जो होता है पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उसमें आवेश का वाहन, मतलब आवेश जो होता है वो प्रवाहित होता है, इसे आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, कोटर होल्स, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि जो Na2O होता है, सोडियम ऑक्साइड, इसमें सोडियम का समन्वय संख्या क्या होता है। यानी कि Na2O जो आपका दिया हुआ है यौगिक, उसमें सोडियम का समन्वय संख्या क्या हो जाएगा। तो सोडियम का समन्वय संख्या यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सोडियम को लेकर के, तो देखिए अगर हम यहाँ पे सोडियम को देख रहे हैं तो सोडियम के साथ एक कण इधर है, एक कण इधर है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसको 4 कण टच करते हुए आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, यानी कि हम बात करेंगे सोडियम ऑक्साइड का, तो इसका जो समन्वय संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4। क्योंकि अभी जस्ट बताए थे कि जितने कण टच करते हैं वही उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो जो Na2O होती है इसमें सोडियम का समन्वय संख्या कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर कि जो क्रिस्टल तंत्र होते हैं उसकी कुल संख्या कितनी होती है। ठीक है, क्रिस्टल तंत्र जिसको रवा तंत्र भी बोलते हैं, क्रिस्टल सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये जो आपका क्रिस्टल तंत्र होता है इसकी कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है, 7 होती है, 14 होती है या 8 होती है। तो 14 तो अभी आपको बताया था कि ये जो होता है बेरेबस की संख्या होती है। जो क्रिस्टल तंत्र होते हैं इसकी टोटल संख्या कितना होता है, तो 7 होता है। क्लियर है। क्रिस्टल तंत्र की जो टोटल संख्या होती है वो कितना होती है, 7 होती है। 7 कौन कौन सी होती है, तो पहला जो हो जाएगा आपका घनीय हो जाएगा, क्यूबिक। दूसरा का जो होगा वह टेट्रागोनल हो जाएगा।
तीसरा जो होगा वो ऑर्थोरम्बिक हो जाएगा, चौथा जो होगा वो मोनोक्लिनिक हो जाएगा, पांचवे का बात करेंगे तो ये ट्राइक्लिनिक हो जाएगा, छठे का बात करेंगे तो ये हेक्सागोनल हो जाएगा, और सातवां का बात करेंगे तो ये रंबोहेड्रल हो जाएगा। मतलब ये टोटल जो होते हैं आपके 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। यानी कि आपसे पूछा जाए कि क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी है, क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो है वह 7 है। कभी कभी जो होता है नाम भी पूछ दिया जाता है, तो नाम जो होगा वह याद रखेंगे। क्यूबिक हो जाएगा, टेट्रागोनल हो जाएगा, ऑर्थोरम्बिक हो जाएगा, मोनोक्लिनिक हो जाएगा, ट्राइक्लिनिक हो जाएगा, हेक्सागोनल और रंबोहेड्रल। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल क्रिस्टल तंत्र की जो संख्या होती है वो कितना होती है, 7 होती है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि जो लोहा होता है, कोबाल्ट होता है और निकेल होता है, वो किस प्रकार के पदार्थ है। एफीसीओ और एनआई, यानी कि फेरस, कोबाल्ट और निकेल जो होती है वो किस प्रकार के पदार्थ है। अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है या फेरी चुंबकीय है। यही चीज आपको यहाँ से पूछा गया है। तो ये जो आपका तीनों के तीनों जो एलिमेंट्स दिया हुआ है, फेरस, कोबाल्ट और निकेल, ये किस प्रकार के एलिमेंट है, तो याद रखिएगा ये जो होता है आपका लौह चुंबकीय होते हैं। ठीक है, ये किस प्रकार के हो जाएंगे, तो ये लौह चुंबकीय हो जाएंगे। क्लियर है? तो देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर, शॉर्ट के दोष के कारण घनत्व होता है। ये तो अभी मिला हुआ था आपका। यहाँ पे डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें से एक धनायन और एक ऋणायन जो होता है वह गायब होता है, जिस कारण उसका स्थान जो होता है वह खाली हो जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट के दोष के कारण क्या हो जाएगा, घनत्व जो होगा वह घट जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर, कि जो एफसीसी सेल होता है, एफसीसी सेल में खाली स्थान का प्रतिशत क्या होता है। जो आपका एफसीसी हो जाएगा, एफसीसी में अभी हम लोग देखे थे ना कि पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है वो संकुलन क्षमता यानी कि कितना होता है, तो वो होता है आपका 74%। ठीक है, 74% जो होता है ये भरा हुआ रहता है, तो रिक्त कितना बच जाएगा, तो रिक्त बच जाएगा आपका 26%। तो जो आपका एफसीसी सेल है, एफसीसी सेल में खाली स्थान अगर हम आपको पूछा जाता है तो खाली स्थान कितना हो जाएगा, तो खाली स्थान जो होगा इसमें 26% हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर, कि जो एचसीपी है, एचसीपी में संकुलन क्षमता कितनी होती है। ये तो आपको मिला हुआ था कि जो आपका एचसीपी है, एचसीपी में संकुलन क्षमता कितना हो जाएगा, तो 74% हो जाएगा। क्लियर है? जस्ट हम लोग इसके पिछले क्वेश्चन में ही इस बात को समझे थे कि जो आपका एचसीपी होता है उस संरचना में संकुलन क्षमता, एचसीपी और एफसीसी संरचना सेम होता है, इस कारण से इसका जो संकुलन क्षमता होगा वो कितना हो जाएगा, 74% हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी का सही सूत्र क्या होता है। ठीक है, जो क्रिस्टल के लिए डेंसिटी बताया जाता है उस डेंसिटी का सही सूत्र आपसे पूछा गया है। ठीक है, डेंसिटी बराबर जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। मतलब जो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में जो होगा वह कौन सा ऑप्शन जो होगा वह करेक्ट होगा, यही क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया। तो देखिए यही जो होगा आपका फर्स्ट आंसर जो होगा यही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। कि जो आपका डेंसिटी बराबर होता है जेड, यानी कि जेड जो होता है आपका एटॉमिक नंबर होता है, वहाँ पर एम मास हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका ए क्यू, ए जो होता है आपका वही उसका आयतन होता है, और एन ए जो होता है आपका एवोगाड्रो नंबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका डेंसिटी जो होता है यही डेंसिटी का सूत्र रहेगा, जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। तो यही फर्स्ट जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर, कि कांच को अक्रिस्टलीय ठोस क्यों कहा जाता है। तो देखिए कांच को अक्रिस्टलीय ठोस क्यों कहा जाएगा, तो क्रिस्टलीय ठोस जो भी होते हैं उसके ज्यामिति जो होता है वह निश्चित होता है। ठीक है, इसके साथ साथ उसमें बहाव के गुण भी नहीं होगा, उसके निश्चित गलनांक होते हैं। ये सारा जो गुण होता है ये पाया जाता है किसमें, क्रिस्टलीय ठोस में, जो कि कांच में नहीं पाया जाता है। ठीक है, कांच में नहीं पाया जाने के कारण ही बोलते हैं इसको अक्रिस्टलीय ठोस। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि इसमें निश्चित आकृति नहीं, तो ये बात सही है कि जो कांच होता है कांच में आकृति जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, ये ऑप्शन तो आपका सही हो जाएगा। बहाव का गुण, देखिए कांच को बार बार हम लोग देखे थे ना कि ये अतिशीतित द्रव होता है, अतिशीतित द्रव होने के कारण ही जो भी आपको
खिड़कियों में लगे हुए कांच को देखे होंगे, उसका निचला परत जो होता है धीरे धीरे मोटा होते चला जाता है। इसका रीजन यही है कि इसमें बहाव के गुण पाए जाते हैं। जब भी धूप वगैरह आता है तो धीरे धीरे इनके कण जो होता है वो पिघल करके नीचे आने लगते हैं, मतलब बहाव के गुण भी इसमें पाए जाते हैं। इसके द्रवनांक यानी कि गलनांक जो होता है वो निश्चित नहीं होता है। तो ये सारे के सारा जो आपका ऑप्शन है वो सही है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। इसमें से सभी के सभी आंसर जो है आपका करेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, जो हीरा होता है वो विद्युत के कुचालक होता है, इसका कारण क्या है। वो कठोर होता है इसके कारण वो कुचालक होता है, या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उसके कारण, या अधातु है इसके कारण, या पारदर्शी होता है इसके कारण। तो देखिए, एक बात को आपको स्पष्ट रूप से समझना है कि कोई भी अगर कण जो है या कोई भी तत्व या यौगिक कुछ भी बोलिए, अगर वह विद्युत के सुचालक है तो सुचालक होने का मतलब यह है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। वही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वह आवेश का संचालन करने का काम करता है। तो जो कि आपका हीरा होता है, हीरा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने के कारण क्या होता है कि हीरा में विद्युत का चालन नहीं होता है, अर्थात विद्युत का यह कुचालक होता है। तो विद्युत के कुचालक होने का मुख्य रीजन जो है इसमें यही हो जाएगा कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। क्लियर है बात। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, ये हो गया आपका 39 नंबर। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर। इस चतुष्फलकीय रिक्ति हेतु त्रिज्या का अनुपात क्या होता है। जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती है, क्वेश्चन आपको यही पूछा गया है कि जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती है उसके लिए त्रिज्या का अनुपात क्या होता है। तो देखिए, चतुष्फलकीय रिक्तियां जो भी होती है उसके लिए त्रिज्या का अनुपात आपको पूछा गया है वो क्या होती है। तो ये 0.155 होती है, या 0.225 होती है, या 0.414 होती है, या 0.732 होती है। तो जो भी चतुष्फलक की रिक्तियाँ होगी उसके लिए त्रिज्या का अनुपात जो होता है यही होता है। क्या होता है, 0.225। क्लियर है। तो क्लियर है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर, कि जो आपका KCl है, पोटेशियम क्लोराइड का जो बैंगनी रंग होता है वो उसका कारण क्या है। यानी कि जो भी आपका पोटेशियम क्लोराइड होता है उस पोटेशियम क्लोराइड का रंग कैसा होता है। एक तो क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि जो पोटेशियम क्लोराइड होता है उसका रंग कैसा होता है। उसका रंग कैसा होता है, उसका रंग जो होता है आपका बैंगनी होता है। ठीक है, उसका रंग कैसा होता है, तो उसका रंग बैंगनी होता है। तो बैंगनी रंग होने का कारण क्या है, यही क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया कि जो आपका KCl है, KCl का रंग जो होता है बैंगनी होता है, उसका कारण क्या है। तो देखिए, इसका कारण क्या हो जाएगा, तो इसका कारण F केंद्र हो जाएगा। देखिए, होता क्या है कि इसमें से जब एक धनायन जो होता है गायब होता है तो वहाँ पर होल उत्पन्न होता है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आता है, और इसके कारण जो होता है वहाँ पर एक होल, जिसको F केंद्र भी बोलते हैं, F होल भी बोला जाता है, उसी के कारण जो होता है इसका रंग जो होता है वो परिवर्तित होता है, और यानी कि इसका रंग जो होगा KCl का वो बैंगनी रंग दिखाई पड़ता है। क्लियर है। तो क्लियर है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो आपका NaCl है, NaCl में Na अवर Cl, Na जो है वो कितने Cl से घिरा होता है, यानी कि आपका जो सोडियम आयन होता है वो कितने क्लोरीन आयन से जो होता है वो घिरा होता है। यही क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया है। मतलब सीधे तौर पे आपको ये बताना है कि इसका समन्वयन संख्या कितना होता है। NaCl में सोडियम का समन्वयन संख्या कितना होता है, क्योंकि NaCl में दो ही तो आपका आयन पाया जाएगा, एक सोडियम होगा एक क्लोरीन होगा, और सोडियम जो होता है सेंटर एटम के रूप में काम करता है, और चारों तरफ से क्लोरीन जो होता है वो घेर करके रखता है। तो जितना इसको घेर कर रखेगा वही तो इसका समन्वयन संख्या कहलाएगा। वही क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया था, इसका समन्वयन संख्या यानी कि क्लोरीन की संख्या टोटल कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 6 हो जाएगा। क्लियर है बात। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर। 43 नंबर है कि सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण है। मतलब 4 ऑप्शन आपको यहाँ से दिया हुआ है, बर्फ है, शुष्क बर्फ है, इसके अलावा सिलिकन SiC सिलिकन कार्बाइड है, और उसके अलावा जो है आपका जिंक है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, और पूछा जा रहा है इसमें से कि इसमें से कौन जो है आपका सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि जो चारों ऑप्शन है इसमें क्या हो जाएगा। तो देखिए, शुष्क बर्फ जो होगा ये आणविक हो जाएगा। ठीक है, ये आणविक के लिए जाना जाएगा। जिंक जो होता है ये तो धातुई हो जाएगा,
तो बच गया क्या आपका सिलिकॉन कार्बाइड, यानी कि SiC जो होगा यही हो जाएगा आपका क्या चीज़, सहसंयोजक क्रिस्टल। क्लियर है? तो ये संयोजक क्रिस्टल का उदाहरण हो जाएगा यही SiC। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। 44 नंबर है कि सौर सेल में प्रयुक्त तत्व है। जो आपका सौर सेल है, सोलर सेल जो होता है, सोलर सेल में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में देखे होंगे व्हाइट व्हाइट करके जो होता है आपको दिखाई पड़ता है, वह जो होता है आपका सिलिकॉन का होता है। ठीक है, सिलिकॉन और आर्सेनिक ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है सौर सेल में। ये जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन, यही आपका करेक्ट हो जाए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जो BCC सेल है जिसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो आपका बॉडी सेंटर्ड सेल यानी कि BCC पिंड केंद्रित जो सेल होती है उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो BCC में देखिए, BCC का हम बात करेंगे तो सभी जो कण होता है, सभी कणों पर जो होते हैं एक एक कण जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, जितने आपके कण होते हैं सभी कण पे एक एक कण जो होता है वो पाया जाता है। और उसमें जो उसकी हिस्सेदारी होती है, उसकी हिस्सेदारी कितनी होती है? तो उसकी हिस्सेदारी देखिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जो आपका मान लीजिए कि ये आपका एक क्रिस्टल हो गया, इस क्रिस्टल के सभी जो कण होता है उस सभी पे जो होता है आपका एक एक कण जो होंगे वो पाए जाएंगे यहाँ पर। और सभी का अगर हम बात करते हैं तो जो भी इसको बोलते हैं हम जालक बिंदु, जो सभी जालक बिंदु होते हैं सभी जालक बिंदु पे एक एक कण जो होता है वो उपस्थित रहते हैं। और सभी पर 1/2 जो होता है, इस 1/8 जो होता है इसका हिस्सेदारी होता है। यानी कि सभी 8 कोनों को मिलाएंगे तो उसमें कण की संख्या 1 हो जाएगा। और एक जो होता है इसके सेंटर पे पाया जाता है, यानी कि कुल मिलाकर के इसमें टोटल जो संख्या हो जाए वो कितना हो जाएगा? तो टोटल संख्या इसमें हो जाएगा आपका 2। एक जो होगा सभी कोण को मिला करके हो जाएगा और एक जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका सेंटर वाला। तो टोटल जो हो जाएंगे आपको यहाँ से हो जाएंगे कितना? 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका यहाँ से? अगला प्रश्न है आपका, ये हो गया 45 नंबर। तो अगला प्रश्न मिलेगा हम लोग को 46 नंबर कि जो विषम लंबाक्ष तंत्र होते हैं वो इसमें से क्या हो जाएंगे? जो विषम लंबाक्ष तंत्र होते हैं वो क्या हो जाएंगे इसमें? तो देखिए वही क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएंगे इसमें? 46 नंबर जो क्वेश्चन है कि इसमें अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री के बराबर होगा, या अल्फा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, या गामा जो होगा 120 डिग्री होगा, या जो होगा आपका अल्फा और बीटा इक्वल नहीं होगा। तो देखिए जो भी विषम लंबाक्ष होते हैं इसमें अल्फा बीटा और गामा तीनों के तीनों जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। लेकिन इसमें एक और आपको बात याद रखना है कि ये A, B और C ये तीनों के तीनों जो होते हैं बराबर नहीं होते। इसमें कोई जो होगा इसकी भुजाएं बराबर नहीं होती, कौन सारा का सारा जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? अगला प्रश्न है कि जो तांबा होता है, तांबा की समन्वयन संख्या कितनी होती है? पहली बात आपको यहाँ से एक बात याद रखनी है कि जो भी तांबा होती है, तांबा का अगर हम बात करते हैं आकृति का, तो तांबा की जो आकृति होती है यानी कि वो FCC के शेप के होता है। जो तांबा हो जाएगा वो कैसा होगा? FCC के जैसा होगा। और FCC के लिए हम बात करते हैं तो FCC के जो समन्वयन संख्या होता है वो यहाँ पर तांबा का वो क्या हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि जो ऋणायन रिक्ति होती है, ऋणायन रिक्ति में इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ठीक है, जो भी ऋणायन रिक्ति होती है, ऋणायन रिक्ति में क्या होता है कि जो आपका एक धनायन होता है वहाँ से गायब होता है, वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आता है। और इस कारण से उसको बोलते हैं हम लोग एफ होल या एफ केंद्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको बोला जाएगा एफ केंद्र। यानी कि जो भी ऋणायन रिक्ति होती है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहलाते हैं आपका एफ केंद्र। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर कि जो सर्वाधिक संकुलन क्षमता होती है वो किसमें होती है? सर्वाधिक संकुलन क्षमता जो होगा वो किसमें होगा? तो अभी हम लोग देखे थे ना कि जो SC होता है, SCC में कितना लगभग 52.4% होता है। वही BCC का बात करेंगे तो इसमें 68% होता है।
और वही एएफसीसी या एससीसी एएचसीपी का बात करते हैं तो इसमें लगभग लगभग कितना होता है 74% होता है। तो सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा तो होगा आपका एफसीसी या एचसीपी में, ठीक है। एचसीपी या एफसीसी में जो होगा सबसे अधिक संकुलन क्षमता पाया जाता है, कितना होता है तो 74%, ठीक है। ये भी याद रखना है कि बीसीसी में कितना होता है तो 68% होता है और एससीसी में कितना होता है तो 52.4% होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हम लोग का कि ठोस में कणों के बीच बल होता है, यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके जो भी कण होते हैं उस कण के बीच का जो बल होता है वो किस प्रकार का बल होता है, दुर्बल होता है, प्रबल होता है, शून्य होता है या मध्यम होता है। तो देखिए ठोस के जो भी कण होते हैं उस कणों के बीच में जो लगने वाले बल होते हैं वो काफ़ी प्रबल होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं, इस कारण से उसको एक दूसरे से अटैच करके रखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो प्रबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ के कणों के बीच का जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है तो काफ़ी मजबूत होता है। क्लियर है। तो देखिए हम लोग आज जो है इस सीरीज में 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। अब जो है अगले सीरीज में हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप लोग को ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए या फिर अन्य क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी सारी जानकारी जो होती है, सारे पीडीएफ जो होता है प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। या फिर जो है आप फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। और अब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि इस प्रकार के जो भी लेटेस्ट वीडियो होता है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। और इस प्रकार की वीडियो में आपका विचार क्या है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।